नमस्कार, मैं हूं नेहा साहीन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज है शारदीय नवरात्र का 7वां दिन। मां कालरात्रि की होगी पूजा अर्चना। मां की आराधना से भय का होता है विनाश। तेज गाड़ियों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। दिसंबर से तेज गाड़ी आप नहीं दौड़ा पाएंगे। परिवहन विभाग गति सीमा करेगा तय। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की नई पहल। 75,286 सरकारी स्कूलों को मिलेगा नई किताबें। कहानी, विज्ञान, गणित की नई पुस्तकें होंगी उपलब्ध। बिहार के फर्जी शिक्षकों की खैर नहीं। फर्जी शिक्षकों पर दशहरा बाद होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी। मनोज बाजपेयी की फिल्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म गुलमोहर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। अवार्ड पाने पर मनोज बाजपेयी ने जताई खुशी। और दशहरा में अपने बच्चों का रखें खास ख्याल। मेले या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर थामे रखें अपने बच्चों का हाथ। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज। अरुण जेटली स्टेडियम सज धज कर तैयार। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज। अरुण जेटली स्टेडियम सज धज कर तैयार। सीरीज अपने नाम करने पर होगी भारत की नजर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2024। कुल 545 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। हालांकि रिक्तियों की संख्या स्थायी और इसे बाद में बदला जा सकता है। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होना चाहिए, जिसकी गणना 6 नवंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार को फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा, जो नोटिफिकेशन में दी गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज का ये दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मां कालरात्रि अपने भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं। यदि भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करे तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मां कालरात्रि की पूजा से भय का विनाश होता है और कई तरह के विघ्न दूर होते हैं। साथ ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिसंबर से बिहार की सड़कों पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों पर ब्रेक लगने वाला है। राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने गति सीमा तय करने के निर्देश में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विशेष कमेटी इस काम को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसकी रिपोर्ट नवंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। इस कमेटी की अध्यक्षता परिवहन विभाग के सचिव कर रहे हैं, जबकि यातायात ADG उपाध्यक्ष हैं। इसमें राज्य के परिवहन आयुक्त, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार राज्य पथ विकास निगम और पुलिस निर्माण निगम सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश सरकार मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। इस प्रतियोगिता के तहत आपके अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल के बारे में बताना होगा। अच्छा करने वाले प्रथम प्रतियोगी को 50,000, दूसरे नंबर पर 45,000 और तीसरे नंबर के प्रतियोगी को 35,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको टूरिज्म विभाग की वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल की 3 फोटो, जिसकी साइज 10 MB प्रति फोटो होनी चाहिए, अपलोड करनी होगी और एक वीडियो 30 सेकंड, जिसकी अधिकतम साइज 100 MB प्रति वीडियो हो, अपलोड करनी होगी। प्रतियोगिता की आखिरी तारीख 1 नवंबर है। बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जिन शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई दशहरा के बाद शुरू हो जाएगी, जब जांच रिपोर्ट जारी होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा जांच प्रक्रिया जारी है और कई मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए 6,421 पदों पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल चुकी है और प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराया जा सके।
राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आगामी 22 और 23 अक्टूबर को ट्रैवल और टूरिज्म फेयर का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को टीटीएफ के सफल आयोजन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी विभाग के पदाधिकारी और कर्मी इस आयोजन में सहभागिता दें ताकि इसे सफल बनाया जा सके। बता दें कि इस मेले में देश विदेश के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें बिहार के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नवंबर माह तक बजट का 45% खर्च करें। बिहार के बक्सर जिले के बरहमपुर प्रखंड में कांट गांव में जेके सीमेंट कंपनी का नया प्लांट स्थापित होने जा रहा है। 65 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस प्लांट का एनओसी बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है और ये 2025 के अंत तक उत्पादन शुरू करेगा। इस परियोजना से लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका सालाना उत्पादन क्षमता करीब 30 लाख टन होगी। अनुमानित लागत 588 करोड़ रुपए होगी, जिसमें क्षेत्र के विकास के लिए भी कंपनी निवेश करेगी। राज्य भर के 75,286 सरकारी स्कूलों में अब बच्चों और शिक्षकों के लिए नई किताबें उपलब्ध होंगी। ये किताबें कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए होंगी, जिसमें कहानी की पुस्तकें, विज्ञान और गणित की पुस्तकें शामिल होंगी। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बेहतरीन किताबें मिलेंगी। इससे बच्चे अपने विद्यालय में रहकर ही तैयारी कर सकेंगे। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को होगा जो महंगी किताबें नहीं खरीद पाते हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध किताबें न सिर्फ ज्ञानवर्धक करेगी बल्कि बच्चों को अपनी पढ़ाई में भी मदद करेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 5 प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ और गया में ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। हाल ही में किए गए ट्रैफिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इन शहरों में कार्य योजना बनाई जा रही है। विकास आयुक्त तो चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई गई विशेष कमेटी हर 2 महीने में सड़क सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करेगी। सर्वे में जाम के स्पॉट और सड़क दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। पुलिस, परिवहन और पथ निर्माण अधिकारियों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। बिहार के मनोज बाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। मनोज बाजपेयी ने इस अवार्ड को पाने पर खुशी जताते हुए खुद को भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि अच्छा महसूस कर रहा हूं क्योंकि नेशनल अवार्ड जैसी जगह पर आकर एक छोटी सी फिल्म जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कहा कि जब मैं अपने जीवन में रंगमंच कर रहा था तो कहता था कि एक बार ये मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज ऊपर वाले की कृपा से चौथी बार मुझे गुलमोहर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। व्हाट्सएप ने कॉलिंग के लिए बेहद शानदार फीचर लाया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर चैट इंटरफेस में ही कॉल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। चैट अटैचमेंट सीट में एक नया शॉर्टकट उपलब्ध है जिसे अटैचमेंट आइकन पर टैप करके एक्सेस किया जा सकता है। इससे कॉलिंग लिंक बनाने की प्रक्रिया जो है तेज हो जाएगी। ये फीचर अभी बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसके स्टेबल वर्जन को जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए चैट्स थीम्स फीचर भी लॉन्च किया है, जिसमें 22 अलग अलग थीम और 20 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। यूजर्स अपनी पसंद की थीम या कलर का चयन कर सकते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी को फिर से शुरू करने की तैयारी है। प्रशासन के अनुसार सफारी अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली थी, लेकिन बारिश के कारण निर्माण काम में देरी हुई। बीते दिन वन क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार पासवान ने बताया कि सभी तैयारियां अंतिम चरण में है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो 15 से 25 अक्टूबर के बीच जंगल सफारी जो है शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान पर्यटक न केवल बाघ और तेंदुए जैसी जीवों को देख पाएंगे बल्कि बोटिंग और साइकिल सफारी का भी आनंद ले पाएंगे। रबी मौसम के बीच प्रदेश सरकार किसानों को कई रबी फसलों के बीच अनुदानित दर दे रही है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको डीबीडी के पोर्टल हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस पोर्टल पर जाना होगा। ये आवेदन आप अपने एंड्रॉयड फोन, कंप्यूटर या कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र या साइबर कैफे के जरिए भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 15 नवंबर।
तो अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। फसलों के बीज का मूल्य दर और अनुमान्य अनुदान राशि का विवरण आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्य के 161 शहरी निकायों में कचरे के निस्तारण के लिए 24 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण किया जाएगा। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना के तहत सूखे और गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। अगले 3 से 6 महीने में काम शुरू होगा। पटना में बायोमिथिनेशन और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि मेट्रो परिचालन 2026 में शुरू करने की योजना है, जबकि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का 74% काम पूरा हो चुका है। नगर विकास विभाग ने शहरी विकास योजना की राशि जिलों को भेज दी है और वृद्धा आश्रम खोलने की भी योजना है। भारत में नवरात्रि का त्यौहार शुरू है, जिसमें 13 अक्टूबर को दशहरा होगा। दशहरा पर्व भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है और इस दिन मेले सजते हैं। मेले में बच्चों को ले जाने के लिए कुछ सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, बच्चों का हाथ हमेशा थामे रखें ताकि वे खो न जाएं। मेले में भीड़ होती है, इसलिए बच्चों को नज़र से दूर नहीं होने दें। दूसरी बात ये कि बच्चों की जेब में एक पर्ची रखें जिसमें उनका नाम, घर का पता और मोबाइल नंबर लिखा हो। इससे अगर बच्चा खो जाता है तो कोई मदद कर सकता है। इस तरह की सावधानियों से आप बच्चों का मजा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्य के अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के लगभग 6 लाख मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों का असर जमीन के दस्तावेजों के अद्यतन पर पड़ रहा है। साथ ही डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी काफी धीमी चल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नवंबर तक करीब 70% मामलों का त्वरित निपटारा करें। इसके अतिरिक्त परिमार्जन प्लस पोर्टल के तहत 50% आवेदनों को अक्टूबर के अंत तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि आवेदन में त्रुटियों के कारण मामलों में देरी हो रही है। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभाग ने एक नया पोर्टल विकसित किया है, जहां अंचल अधिकारियों को अपने कामों की प्रगति की रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, जो अपने सादगीपूर्ण व्यवहार के लिए मशहूर हैं, वे बीते दिन गया जिले के 12 चट्टी प्रखंड में स्थित मध्य विद्यालय कठौतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया, बल्कि स्कूल में चल रहे पठन पाठन की स्थिति की भी गहराई से जांच की। बच्चों की अध्ययन सामग्री और उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी लेने के साथ ही उन्होंने स्कूल की आधारभूत संरचना पर भी ध्यान दिया। एस सिद्धार्थ ने स्कूलों के जर्जर भवनों का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार में मानसून अपने अंतिम चरण में आ चुका है। प्रदेश में एक बार फिर से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रदेश में कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना जताई जा रही है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। हालांकि 1 या 2 जगहों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। प्रदेश में दक्षिण पूर्व भाग में 1 या 2 स्थानों पर मेघगर्जन या वज्रपात की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री, वही न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। बक्सर जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जारी अगस्त 2024 के जिलावार रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। डीएम मंसूल अग्रवाल ने बताया कि बक्सर ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 79.4% और मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना में 68.5% का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कुशल युवा कार्यक्रम में 73.4% और हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना में 75.4% की उपलब्धि के साथ बक्सर ने राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। अन्य योजनाओं जैसे हर घर नल का जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी बक्सर ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। बिहार के मुंगेर के कल्याणपुर गांव में स्थित बड़ी दुर्गा देवी का पंडाल इस साल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछले 360 वर्षों से पूजा की जा रही इस देवी की प्रतिमा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मानसरोवर पर्वत, 12 ज्योतिर्लिंग और दुबई के बुर्ज खलीफा की झलक देखने को मिलेगी।
पंडाल की ऊंचाई 150 फीट होगी, जिसमें 5000 बांस का उपयोग किया जाएगा। मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि पंडाल में LED लाइट और लेजर लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे गांव जगमगा उठेगा। इस भव्य निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो सप्तमी तक पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच होने वाले T20 सीरीज के दूसरे मैच की, जो आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि पहले T20 में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, जहां बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 127 रन बनाए। भारतीय टीम ने इसे 11.5 ओवर में ही हासिल कर लिया, जिससे उन्हें 1-0 की बढ़त मिली है। अब टीम इंडिया की नजरें दूसरे मैच में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने पर है। वही बांग्लादेश की टीम इस बार वापसी करने और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मैच में कौन टीम जीत हासिल करेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीते दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती में हरियाणा की 90 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वही कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वही जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव की 90 सीटों की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है, बीजेपी ने 29 और कांग्रेस पार्टी महज 6 सीटें ही जीत पाई। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने 3 सीटें जीती है। आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। 7 सीटें निर्दलियों के खाते में गई। यूजीसी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत हर साल देश भर के विश्वविद्यालयों में से शीर्ष 10 PhD थीसिस को सम्मानित किया जाएगा। यूजीसी चेयरमैन M जगदीश कुमार के अनुसार ये पहल विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट डॉक्टरल शोध कार्यों की पहचान करने का प्रयास है। सभी केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थी इसके लिए पात्र होंगे। केवल वे विश्वविद्यालय भाग ले सकेंगे जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और NAAC से मान्यता प्राप्त हैं और यूजीसी अधिनियम धारा 2F के अंतर्गत सूचीबद्ध है। यूजीसी जल्द ही इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करेगा और छात्रों, शिक्षकों तथा आम जनता से फीडबैक भी लिया जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। ये कदम खासकर ओबीसी के नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्रों के मामले में उठाया गया है, जहां फर्जीवाड़ों की आशंका बढ़ गई थी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जिनमें शपथ पत्र देकर प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत आवेदकों के निवास स्थान के कर्मचारियों से रिपोर्ट ली जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही अंचल कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। बता दें, पटना जिले के सभी 23 अंचलों में काउंटर खोले गए हैं, जहां रोजाना 20 से 30 आवेदक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1877 में सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार पंडित गोपबंधु दास का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारतीय प्रदेशक सेना का गठन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1963 में सैफुद्दीन किचलू ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये पहले ऐसे भारतीय रहे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए लेनिन अवार्ड से नवाजा गया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, जम्मू कश्मीर में कितने विधायकों को LG मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। इसका सही उत्तर होगा 5। बिहार के लैंड फॉर जॉब केस में इनमें से किस नेता का नाम नहीं है? ऑप्शन ए है लालू यादव, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है तेजस्वी यादव और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा नीतीश कुमार। NCERT की किताबें अब किस ई-कॉमर्स पोर्टल से भी मिलेंगी? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है मीशो और ऑप्शन डी है स्नैपडील। इसका सही आंसर होगा अमेजॉन। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी स्वरूपानंद, ऑप्शन बी है स्वामी सरदानंद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है स्वामी विद्यानंद। इसका सही आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1923, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1922, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1921 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1924। इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1923।